Hello guys, welcome back to our channel IELTS Winner. Hope you all are doing fine and staying safe. So this series is going to be Hindi. So let me change into Hindi. तो हम इसमें IELTS फुल कोर्स देखेंगे हिंदी में। पहला लेसन जो है वो है ओवरव्यू एंड मार्किंग। मतलब क्या क्या आता है IELTS लिसनिंग में, IELTS क्या होता है, IELTS में कितने तरह के मॉड्यूल्स हैं, टाइप्स हैं और किस जगह यूज होती है और कैसे मार्क किया जाता है आपको, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। सो आगे 1 महीने तक या जब तक ये कंप्लीट कोर्स नहीं होता, हम हर रोज एक लेसन देखेंगे मॉड्यूल वाइज और उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो ये एक कंप्लीट आपको फ्री IELTS कोर्स होगा। इसको यूज करने के बाद, इसको देखने के बाद, इन सीरीज को देखने के बाद आपको किसी भी इंस्टीट्यूट या टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए और जितना हो सके हमारे चैनल को शेयर कीजिए ताकि बाकी सारे स्टूडेंट्स भी इससे अपना IELTS क्लियर कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कितने तरह के IELTS होते हैं। तो IELTS जो है 2 तरह के होते हैं, पहला एकेडमिक्स और दूसरा जनरल। तो हम एकेडमिक्स कब लिखते हैं? जब आपको हायर स्टडीज के लिए जाना होता है। अगर आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएस जाना चाहते हैं हायर स्टडीज के लिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन या बैचलर्स डिग्री के लिए, तो आपको एकेडमिक लेनी होती है। मोस्टली ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स में 8,777 की रिक्वायरमेंट होती है। 8 लिसनिंग में, राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग में 777 की। तो ये मिनिमम होती है, लेकिन ये जो है चेंज होता रहता है आपके इंस्टीट्यूट के हिसाब से। कोई ईच 6 चाहता है और ओवरऑल 6.5 चाहता है। तो ये जब भी आप एकेडमिक्स लिखें तो आप अपने इंस्टीट्यूट, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई करने वाले हैं या जिस भी एजेंट को आपने पकड़ा है, उनके थ्रू आप क्लियरली पता कर लीजिए कि आपको एग्जैक्टली कितना बैंड चाहिए ताकि आप उसी हिसाब से अपनी प्रैक्टिस कर सके और अपना टाइम अलॉट कर सके। जनरल, जो लोग वर्क के लिए यानी कि जॉब के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं वो जनरल लिखते हैं। बहुत टाइम पे 1 या 2 इंस्टीट्यूट ऐसे भी होते हैं जो जनरल को ले लेते हैं, लेकिन मोस्टली जनरल जो है वो वर्क वीज़ा के लिए हम लिखते हैं। और इसमें भी 6.5 ओवरऑल का होना बहुत ज़रूरी है, या फिर 8,777 ये भी मांगते हैं। तो जब भी आप चूज करें अपने एजेंट या इंस्टीट्यूट या वीज़ा ऑफिस से, PR ऑफिस से आप बात कर लें और तब डिसाइड करें कि आपको एकेडमिक लेना है या जनरल लेना है। और अगर आपको एकेडमिक लेना है तो कितने बैंड्स चाहिए ईच मॉड्यूल में या ओवरऑल, और अगर जनरल लेना है तो कितने चाहिए ईच मॉड्यूल में या ओवरऑल। तो अपने ज़रूरत के हिसाब से आप करें। आप ऐसा ना करें कि कोई भी चूज कर ले और फिर एग्जाम लिख ले और बाद में पता चला कि आपको तो जनरल लिखना था और आपने एकेडमिक लिख दिया। तो सबसे पहले तो ये चीज तय कर लीजिए IELTS लिखने से पहले। तो IELTS का मतलब ही होता है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। मतलब ये एग्जाम इस चीज को देखने के लिए होता है कि अगर आप फॉरेन में जाएंगे तो क्या आपकी सफिशिएंट इंग्लिश की नॉलेज है ताकि आप अपनी बात वहाँ के नेटिव लोगों को समझा सके और उनकी बात समझ सके, ताकि कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे सिस्टम में ना आए। अगर कोई इंसान को नहीं आता है और वहाँ वो चले जाए काम के लिए या इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए, तो हो सकता है कि दोनों लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाए, ना मुझे कुछ समझ में आए ना उनको कुछ समझ में आए। तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे कि सिस्टम जो है थोड़ा सा उथल पुथल हो जाता है। तो इसलिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको चाहिए, जिसके लिए IELTS जो है फर्स्ट प्रेफरेंस है। आप ये मत समझिए कि ये स्किल है आपका, ये आपकी पर्सनालिटी से कोई रिलेटेड है। अगर आपको मार्क्स आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो दोबारा ट्राई करें। ये सिर्फ एक लैंग्वेज है, ये आपकी पर्सनालिटी या स्किल्स की नहीं है। तो इसको बहुत ज़्यादा दिल पे न ले। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मार्क्स ना आए फर्स्ट अटेम्प्ट पे या सेकेंड अटेम्प्ट पे, तो वो बहुत टेंशन में आ जाते हैं। उनको लगता है अरे यार मेरे को तो आया ही नहीं लगता है मैं यूजलेस हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस एक लैंग्वेज है। सबको लैंग्वेज सीखने में टाइम लगता है। इंग्लिश लैंग्वेज हमारी मातृभाषा नहीं है तो हमको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप बस मेहनत कीजिए और फल ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा।
तो IELTS लिखने से पहले सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है कि आपको पता करना है अपने इंस्टीट्यूट से, अपने एजेंट से कि आपको कौन सा लेना है और आपको कितने बैंड चाहिए, ताकि आगे की जो भी प्रिपरेशन हो उसके लिए आप इतना करेक्टली प्रिपेयर करें जितनी की आपको ज़रूरत है। क्योंकि इंग्लिश जो है बहुत बड़ी लैंग्वेज है, हर लैंग्वेज अपने आप में एक बहुत वास्ट होती है, एक ओशन के जैसे, एक महासागर के जैसा। तो आपको जरूरी है कि आप सिर्फ उतना ही चाहे जितना कि आपको बैंड लेने के लिए चाहिए। ज्यादा वक्त तो रहता नहीं है लोगों के पास, तो बस आप पहले से पता कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या होता है IELTS में। तो IELTS में हमारे पास 4 मॉड्यूल्स होते हैं, यानी कि किस बेसिस पे IELTS लिया जाता है। तो 4 चीजें होती है, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो अकेडमिक IELTS और जनरल IELTS में लिसनिंग और स्पीकिंग जो है सेम होती है, ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। लिसनिंग और स्पीकिंग जनरल वालों की भी, अकेडमिक वालों की भी सेम होती है। थोड़ी सी डिफरेंट होती है रीडिंग और थोड़ी सी डिफरेंट होती है राइटिंग। स्ट्रक्चर, टिप्स, आपके प्रैक्टिस करने का तरीका सब सेम है, जस्ट क्वेश्चन का पेपर जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो पहले लिसनिंग देख लेते हैं। लिसनिंग दोनों के लिए सेम है। लिसनिंग 30 to 40 मिनट्स की होती है, उसमें 4 पार्ट्स होते हैं। हम हर एक मॉड्यूल और हर एक क्वेश्चन वाइज को डे बाय डे कवर करेंगे, तो आप परेशान ना हो कि ये क्या होता है वो क्या होता है। हम हर एक चीज आपको डिटेल में आगे इस कोर्स में बताते जाएंगे अगले वीडियोस में। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ओवरव्यू क्या है। तो लिसनिंग में 30 to 40 मिनट्स होते हैं, 4 सेक्शंस होते हैं। पार्ट 1 में एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होता है, जिसमें कि या तो कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट पूछी जाती है, जैसे कि आपको नया घर लेना है तो आप रेंटल ऑफिस में फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि भाई घर कितने में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, या फिर आप किसी इवेंट में जाना चाहते हैं तो प्राइस क्या है, कब है, कैसे है। तो इस तरह का फ़ोन कन्वर्सेशन जो होता है 5 से 6 मिनट का, वो होता है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, वो पार्ट 1 होता है आपका। पार्ट 2 जो होता है वो 2 लोगों के बीच में या 3 लोगों के बीच में होता है कन्वर्सेशन, ठीक है। कन्वर्सेशन होता है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, कि अगर आप म्यूजियम जा रहे हैं तो म्यूजियम में क्या क्या है, या फिर मैप आ सकता है कि म्यूजियम ऐसा था वैसा है, यहाँ पे ये चीज़ है वहाँ पे वो चीज़ है। तो ये एक कन्वर्सेशन, एक गाइडेड टूर, एक गाइड एक्सप्लेन करते जैसा, या एक कोई इंसान किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो कन्वर्सेशन होता है ये। पार्ट 3 जो आपका होता है वो होता है अकेडमिक कन्वर्सेशन बिटवीन 3 to 4 पीपल्स। मतलब 3-4 लोग अकेडमिक बैकग्राउंड से, या फिर ऑफिस से, या फिर मोस्टली यूनिवर्सिटी एंड स्कूल से 4 लोग या 3 लोग आपस में बातचीत करते हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, जैसे कि कौन सा सब्जेक्ट चूज किया जाए, वेदर कैसा है, या कौन सा असाइनमेंट है, कैसे मार्क्स आए, और इन सब चीज़ों पे अकेडमिक फॉर्मल डिस्कशन होती है। तो इस तरह के रिकॉर्डिंग आपको सुनाए जाएंगे। और लास्ट होता है पार्ट 4। पार्ट 4 जो है वो एक एकेडमिक लेक्चर, सबसे बोरिंग जो लिसनिंग में आप बोल सकते हैं वो होता है, सबसे बोरिंग और सबसे लेंदी। थोड़ा सा फास्ट होता है आजकल, और बहुत ज़्यादा बातचीत होती है, बकबक बहुत ज़्यादा होती है इसमें। तो इसमें आपको एग्जैक्टली कौन सा वर्ड चाहिए ये थोड़ा सा लेने के लिए ध्यान से सुनना पड़ता है। तो ये जो है चारों पार्ट में सबसे फास्ट और सबसे बोरिंग वो टाइप का होता है, जिसमें कि एक इंसान किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत ज़्यादा बोलता है, जैसे कि रेडियो में बोलते हैं विविध भारती, तो उस तरह से होता है। तो आपको थोड़ा सा है दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और आपको पैराफ्रेजिंग की बहुत अच्छी समझ इसमें होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत फास्ट और उल्टा पुल्टा होता है, तो उसमें से पकड़ना करेक्ट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऑल इन ऑल डेली प्रैक्टिस के साथ आपको बहुत इजी लगेगा। तो ये हो गया लिसनिंग आपके 4 पार्ट, जो 30 to 40 मिनट मैक्सिमम आते हैं। अगर आप पेपर बेस्ड एग्जाम लिख रहे हैं, यानी कि पेपर बेस्ड एग्जाम अगर आप लिख रहे हैं पेन पेपर, तो आपको 4 पार्ट्स के बाद 10 मिनट्स मिलते हैं अपने आंसर्स को ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन आप अगर कंप्यूटर बेस्ड, मतलब कंप्यूटर पे IELTS एग्जाम दिख रहे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाता है अपने आंसर्स को ट्रांसफर करने के लिए। जैसे जैसे सुनते जाएंगे वैसे वैसे आप अपना आंसर लिखते जाएंगे, टाइप करते जाएंगे कंप्यूटर में, आपको लास्ट में 10 मिनट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन जो लोग पेन और पेपर बेस्ड लिखते हैं उनको लास्ट में 10 मिनट्स मिल सकता है, तो वो चेक कर सकते हैं अपने स्पेलिंग्स, अपने आइडियाज और अपने करेक्ट आंसर्स को। तो ये डिफरेंस है पेन
रिटन और कंप्यूटर बेस्ड लिसनिंग में। नेक्स्ट आता है अकेडमिक रीडिंग। अकेडमिक रीडिंग 60 मिनट्स की होती है और इसमें 3 लंबे लंबे पैसेजेस होते हैं। मतलब तीनों जो है अकेडमिक रिसर्च पे या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे किस रीजंस, कुछ चेंजेस, कुछ मॉड्यूलेशंस जो इन्वायरमेंट पे हो रहा है या अर्थ पे हो रहा है या ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन ब्रेन पे हो रहा है, इस बारे में होता है। थोड़ा लेंदी होता है और अकेडमिक होता है। सो अकेडमिक वोकैबुलरीज, जो रिसर्च पेपर्स की वोकैबुलरीज होती है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, आपको वर्ड समझ में आए ना आए कोई लोड नहीं पड़ना है, क्योंकि आपको बस ये समझना है कि कौन सा क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन के हिसाब से कीवर्ड को ढूंढो, जो आंसर समझ में आए वो लिखो। तो अगर आपको वर्ड ना समझ में आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हुआ अकेडमिक रीडिंग। जनरल रीडिंग जहाँ पे है वहाँ पे भी आपको 60 मिनट मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको 4 शॉर्ट पैसेजेस और 1 लॉन्ग पैसेज मिलेगा। मतलब आपको सेक्शन 1 में 2 शॉर्ट पैसेज मिलेंगे, ठीक है। सेक्शन 2 में भी आपको 2 शॉर्ट पैसेज मिलेंगे, लेकिन सेक्शन 3 में आपको 1 लॉन्ग पैसेज मिलेगा अकेडमिक की तरह। तो जो शॉर्ट पैसेज होंगे मोस्टली क्या होता है, एडवर्टीजमेंट या शॉर्ट स्टोरी या शॉर्ट लेक्चर्स, ऐसा कुछ होता है ना, इवेंट हो रहा है तो कैसे ऑर्गेनाइज होगा, ये सब। तो ये जो छोटे छोटे एडवर्टीजमेंट टाइप्स के होते हैं वो आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में देखने को मिलेंगे। शॉर्ट स्वीट आपके पैसेजेस जो क्वाइट सिंपल होते हैं। पैसेज 3 जो है वो अकेडमिक की तरह होता है, थोड़ा लेंदी, थोड़ा कंफ्यूजिंग, बट नॉट दैट अकेडमिक। वो रिसर्च पेपर्स या ये नहीं होता है, वो नॉर्मल सी बातें ही होती है, लेकिन थोड़ी लंबी होती है। तो ये डिफरेंस है अकेडमिक रीडिंग और जनरल रीडिंग में। पैसेज के लेंथ के अलावा टाइम, क्वेश्चन टाइप्स, स्ट्रैटेजी, टिप्स सब सेम है अकेडमिक की और जनरल रीडिंग की। बस एक ही डिफरेंस है कि लेंथ ऑफ द पैसेज, लेंथ जो है पैसेज की शॉर्ट और लॉन्ग है। तो ये हो गई रीडिंग की बात। आगे बढ़ते हुए राइटिंग को देखते हैं। तो पहले एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग टास्क 1 और जनरल राइटिंग टास्क 1 डिफरेंट है। इससे जैसे कि आप देख सकते हैं 40 मिनट्स का होता है, दोनों का सेम है। ओके, एकेडमिक प्लस जनरल आपको दोनों को 40 मिनट्स दिया जाता है और आपको 250 वर्ड्स प्लस लिखना है। सो 250 टू 290 वर्ड्स के बीच में आपको एक एस्से लिखनी होती है। देयर आर 7 तरह के डिफरेंट एस्से होते हैं, जो हम एक 1 बाय 1 सब देखेंगे, वो कोई बात नहीं है। लेकिन एस्से जो है 250 प्लस वर्ड से होना चाहिए। जीटी और एकेडमिक दोनों के एस्से सेम तरह के होते हैं, दोनों सेम है। हालांकि राइटिंग टास्क 1 जनरल और एकेडमिक का डिफरेंस है। टास्क 1 एकेडमिक 20 मिनट्स का होता है और उसमें आपको ग्राफ्स आएंगे, मतलब लाइन, बार, टेबल या पाई। तो आपको लाइन दे दिया जाएगा, ऐसा कुछ लाइन, और यहाँ पे दे दिया जाएगा आपको यूनिट्स कुछ कुछ, और फिर आपको रिपोर्ट करना है कि क्या ज़्यादा डिफरेंट है, विच इंक्रीज्ड, जो सबसे ऊपर जा रहा है या जो सबसे नीचे आ रहा है, या जो भी डिफरेंस है। आपको रिपोर्ट लिखना है इस बात पे कि क्या क्या चेंजेस है इस लाइन, बार या टेबल चार्ट में। ये एक तरह का हो गया। फिर मैप्स और प्रोसेस आता है। आपको मैप दिया जाता है और बताना है कि क्या है दोनों में फर्क क्या है। प्रोसेस दिया जाता है, जैसे कि चॉकलेट बनाने में कितने तरह के प्रोसेस है, मतलब कितने स्टेप्स इन्वॉल्व है, तो आपको उस पर एक 150 प्लस वर्ड्स का रिपोर्ट लिखना होता है। तो एकेडमिक राइटिंग टास्क 1 में आपको ग्राफ्स, मैप्स एंड प्रोसेस आएंगे, जो 150 प्लस वर्ड्स में 20 मिनट्स में लिखना है। हालांकि जनरल राइटिंग टास्क में आपको टाइम और वर्ड्स तो सेम है, 20 मिनट्स एंड 150 प्लस, लेकिन आपको रिपोर्ट्स की जगह लेटर्स लिखना है। स्कूल में याद है हम लोग लिखते थे लीव लेटर, पॉलिसी लेटर, सेम उसी तरह से स्कूल के दिनों को याद कीजिए और वही लेटर्स लिखना है, फॉर्मल, इनफॉर्मल या सेमी फॉर्मल, मतलब आपके मैनेजर को या आपके प्रिंसिपल को या आपके फ्रेंड को। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, बट आपको लेटर लिखना है, आपको कोई रिपोर्ट नहीं लिखना है। तो आपको लेटर लिखना है तो आप चिल मार सकते हो, क्योंकि अगर आपने स्कूल में लेटर्स लिखे हैं तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी इसको पढ़ने में। तो राइटिंग ओवरऑल ये है। अब बात करते हैं स्पीकिंग की, कि जो लास्ट होता है। तो आपको एक चीज़ और बता दूं कि लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग जो है सेम डे में होती है। तो आपको 2.5 आवर्स का ये एग्जाम होता है, या आप कंप्यूटर लिखे या आप पेपर लिखे, आपको LRW सेम एक ही दिन में लिखनी होती है। स्पीकिंग जो है ये पहले 2 डेज बिफोर या 2 डेज आफ्टर आपको मिल सकती है।
स्पीकिंग बहुत कम लोगों को सेम दिन मिलती है। स्पीकिंग या तो LRW से पहले हो जाता है या LRW के बाद होता है। तो उसकी स्पीकिंग डेट आजकल कोरोना की वजह से आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, IDP या BC खुद सेलेक्ट करके आपको देती है। जैसे कि आपको पता है इंडिया में तो है ही नहीं BC, अब IDP ही है। तो IDP वाले खुद आपको 2-3 दिन पहले ईमेल या नोटिस भेजेंगे कि आपकी स्पीकिंग कब है। आपको कोई परेशानी लेने की जरूरत नहीं है कि स्पीकिंग मुझे सेलेक्ट करने नहीं दिया या ये कुछ, ऑलरेडी वो हो। ठीक है, तो आप टेंशन न ले, जब अगर आपका ना आए डेट तो आप टेंशन न ले, आपको LRW से पहले जरूर आ जाएगा, लेकिन वो 2 दिन पहले या 2 दिन बाद आएगा। बहुत कम लोगों को उसी दिन मिल जाता है, लेकिन वो थोड़ा टीडियस हो जाता है क्योंकि LRW 1.5 घंटे के बाद, 2.5 घंटे के बाद लिखने के बाद स्पीकिंग के लिए कुछ दम बचता ही नहीं है। तो अच्छी बात है कि पहले या बाद में आए। तो स्पीकिंग में जो है 3 तरह के होते हैं। आपको मैक्सिमम 15 मिनट्स होता है स्पीकिंग के लिए, ठीक है। 15 मिनट से ज़्यादा लगता नहीं है। आजकल तो भाई 10-11 में भी ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों जल्दी जल्दी में रहते हैं आजकल। कोरोना जब से आया है सारी उथल पुथल हो गई है सब चीज़ तो लोग जो है, एग्जामिनर जो है बहुत जल्दी में रहता है। तो वो 10 मिनट में भी कभी कभी मेरे स्टूडेंट्स का कंप्लीट कर देता है। वो बोलते हैं मैम मैंने तो शुरू भी नहीं किया और ख़त्म भी हो गया। तो वो कोई बात नहीं है, आप 10 मिनट या 11 मिनट जितना भी मिले, बस खुल के बात करनी है मस्त मौला, और आपको बैंड आ जाएगी। क्योंकि स्पीकिंग में तो भाई सबसे इजी चीज़ यही है कि आप कितना अच्छा फ्लुएंटली इंटरेस्ट के साथ बात करते हो। क्या बात करते हो वो किसी को कोई नहीं पड़ी है, बस दिल खोल के बात करो और आपके बैंड कहीं नहीं गए। तो स्पीकिंग पार्ट 1 में मोस्टली आपको पर्सनल क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टार्ट तो ये करेंगे कि बताइए आपका नाम क्या है, आपका घर कहाँ है, आप क्या पढ़े हैं, आप काम करते हैं या जॉब करते हैं, ये सब पूछा जाएगा। उसके बाद आपको 2 या 3 टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे कि आपके पर्सनल नीड्स, कि आपकी हॉबी क्या है, आपका होम टाउन कहाँ है, या आपको क्या खाने में पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आपकी कंट्री में सबसे फेमस क्या है, आपकी फेवरेट सिटी क्या है, ऐसा कुछ आपके पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स और ओपिनियंस के बारे में पूछा जाएगा 4 to 5 मिनट्स मैक्सिमम। उसके बाद आता है क्यू कार्ड। ये है आपके असली इंग्लिश नॉलेज को ये करने के लिए, नोटिस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एक कार्ड दिया जाता है। उस कार्ड में आपको एक टॉपिक देंगे, 3 बुलेट पॉइंट्स देंगे, और उस पर आपको 1 मिनट दिया जाएगा प्रिपेयर करने के लिए। आपको पेन पेपर दिया जाएगा, या फिर नहीं भी दिया जाए तो आपके पास खुद का होगा। तो आपको 1 मिनट में उस पर कुछ आइडियाज जो है लिख लेना है, और 1 मिनट के बाद आपको एग्जामिनर बोलेगा कि भैया शुरू हो जाओ। तो आपको बस 1 2 3 गो करना है और शुरू हो जाना है, जब तक कि आपको वो एग्जामिनर ना बोले कि भैया थम जा। ठीक है, तो आपको तब तक बोलना है जब तक कि सामने वाला थांबा ना बोल दे। तो आप 1 मिनट में अच्छे से प्रिपेयर करें, और जब बोलने को कहा जाए तो दिल खोल के बोले। उस वक्त आपको ये नहीं परेशान होना है कि मैंने ये बुलेट पॉइंट यूज किया नहीं किया। बुलेट पॉइंट्स आपको सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप लंबा बोल सके। तो अगर आप वो कवर करें ना कवर करें, उससे आपके बैंड पे कोई असर नहीं पड़ता है। इसलिए आप टॉपिक को समझें और उस टॉपिक को समझ के बस बोलते जाएं, जब तक कि आपको चुप होने के लिए ना कहा जाए। ये हो गया पार्ट 2। ये 2 मिनट का होगा, 2 मिनट से पहले ही आजकल बंद कर देते हैं। तो 1 मिनट प्रिपरेशन पर 1.5 मिनट्स आप रख लें, तो मैक्सिमम 3 मिनट्स इसके लिए रख लें, 5 मिनट इसके लिए रख लें। नेक्स्ट आता है पार्ट 3। जो भी क्यू कार्ड आपको दिया गया है पार्ट 3 उसी से रिलेटेड होगा। तो अगर आपका क्यू कार्ड था सपोज कि टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज वेरी रूड, तो आपके पार्ट 3 जो है वो आपके कैरेक्टर के बारे में ही हो, कि वाई पीपल आर रूड, हाउ कैन दे चेंज, इज इट गुड टू बी पोलाइट ऑल द टाइम। इस तरह के जनरल डिस्कशन जो है क्यू कार्ड के टॉपिक पे, वो आपका पार्ट 3 होगा। तो इसमें आपको अपना पर्सनल नहीं देना है, इसमें आपको जनरल आइडिया देना है कि हाँ भाई लोग कैसे कर सकते हैं इसको ठीक, लोगों का क्या विचार है, लोग कैसे ये करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये सब। तो आपको जनरल जाना है, पर्सनल नहीं जाना है। ये पार्ट 3 हो गया। ये मैक्सिमम आपका होता है 4 to 5 मिनट्स अगेन। 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्यू कार्ड के ऊपर। सो टोटली 14 to 15 मिनट्स आपका स्पीकिंग होता है। तो मैक्सिमम 15 मिनट्स आपको स्पीकिंग में लगेगा। तो ऑल इन ऑल ये है आपका ओवरव्यू। मार्किंग जैसे देख लें कि बैंड्स होते हैं, बैंड्स 1 to 9 दिए जाते हैं। तो लिसनिंग और रीडिंग में जो है वो आपका होता है कि आपको अगर 38 39 आया तो फिर आपके 8 बैंड्स हुए, ओके 37 38।
अगर आपके रीडिंग में 38 39 हुए तो आपका 8.5 बैंड होता है। तो बैंड क्राइटेरिया अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो आपको 1 to 9 स्केल पे दिया जाता है। 9 मतलब वेरी गुड, 2 और 1 मतलब वेरी पुअर। तो इस हिसाब से आपको टोटल दिया जाता है कि लिसनिंग, रीडिंग, ओके। सो 1 + 1 + 1 + 1 डिवाइडेड बाई 4। सो टोटल आपको लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग डिवाइडेड बाई 4 से आपका बैंड निकलता है। तो वो आपको हर एक मॉड्यूल में बेहतर करना है, तभी आपको बैंड 7+ या बैंड 8+ ओवरऑल मिल सकता है। अगर हम राइटिंग की क्राइटेरिया देखें तो राइटिंग को जो है इन 4 चीजों पे आपकी मार्किंग की जाती है। ग्रामर एक्यूरेसी, तो अब ग्रामर एक्यूरेसी मतलब ग्रामर, आपके टेंसेस की नॉलेज, प्रीपोजिशन की नॉलेज, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की नॉलेज, एक्टिव पैसिव वॉइस की नॉलेज और आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसिंग की नॉलेज। इन सब चीजों पे बेस्ड आपको ग्रामर के सेंटेंस दिए जाते हैं राइटिंग टास्क 1 और टास्क 2 में। ठीक है। कोहेशन एंड कोहेरेंस। कोहेरेंस और कोहेशन का मतलब क्या है? कोहेशन का मतलब है कि आप कितने अच्छे से आपके लिंकर्स और फ्रेजेस को, यानी कि करेक्टर्स को यूज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहे हो, उसको हम कहते हैं कोहेशन। कोहेरेंस मतलब स्टेप वाइज, मतलब एक के बाद एक क्या आपके आइडियाज रिलेट हो रहे हैं। मतलब पहला लाइन मैंने बोला आई लव माई इंडिया, सेकेंड लाइन मैं बोल रही हूँ कि फॉरेन ओवरसीज कंट्रीज आर वेरी ब्यूटीफुल, थर्ड लाइन में बोल रही हूँ आई लव माई इंडिया बिकॉज इट इज वेरी, कुछ ऐसे। मतलब पहला लाइन मैंने इंडिया का बोला, दूसरा लाइन मैंने फॉरेन के बारे में बोला, तीसरा लाइन में फिर इंडिया के बारे में बोल रही हूँ। तो ये लाइन से नहीं आ रहा है, सीक्वेंस नहीं है। सीक्वेंस जो है 1 2 3 4 ये सीक्वेंस है। ठीक है, 1 2 3 4 ये सीक्वेंस है, मीनिंग आता है 1 3 5 4 2। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये फिर कोहेशन गया तेल लेने। ठीक है। तो कोहेरेंस का मतलब ये है कि आप सब कुछ सिस्टमैटिकली सीक्वेंस में लिख रहे हो, कि पहले आपने टॉपिक स्टेटमेंट दिया, फिर आपने पॉइंट दिया, पॉइंट को एक्सप्लेन किया, उसी से रिलेटेड है, कोई और रिलेटेड नहीं है, आउट ऑफ टॉपिक नहीं है, फिर एग्जाम्पल जो दिया वो आपके एक्सप्लेनेशन को मैच कर रहा है। तो सब कुछ जो है मीनिंगफुल और सिस्टमैटिक होना चाहिए, वो कोहेरेंस है। और कोहेशन आपका कनेक्टर्स और लिंकर्स हो गया। नेक्स्ट चीज जो आपके बैंड्स को ऊपर बढ़ाती है वो है लेक्सिकल रिसोर्सेज, दैट इज वोकैबुलरी। या तो टॉपिक स्पेसिफिक वोकैबुलरी या फिर कॉमन सिनोनिम्स। जितना ज्यादा आप कॉमन वर्ड्स के सिनोनिम्स यूज करोगे उतना आपका लेक्सिकल रिसोर्स का बैंड जो है ऊपर जाता रहेगा। मतलब इंस्टेड ऑफ सेइंग इम्पॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट की जगह आप प्रोमिनेंट बोलें, इंडिस्पेंसिबल बोले। ठीक है। तो इस तरह के हाई वर्ड्स अगर आप यूज करेंगे कॉमन वर्ड्स की जगह तो आपका लेक्सिकल रिसोर्स बढ़ेगा। ये एक तरीका है लेक्सिकल रिसोर्स बढ़ाने का। दूसरा जो है कि टॉपिक स्पेसिफिक वोकैबुलरी। अगर आपकी ऐसे जो है आर्ट पे है या स्पोर्ट्स पे है तो आप कितना ज्यादा सिनोनिम्स स्पोर्ट्स का यूज करते हो या कितना ज्यादा स्पोर्ट्स रिलेटेड वोकैबुलरी यूज करते हो, वो उतना ज्यादा आपका लेक्सिकल रिसोर्स बढ़ेगा, मतलब बैड बढ़ेगा। लास्ट आता है टास्क अचीवमेंट। तो टास्क अचीवमेंट हम सब जानते हैं, जो क्वेश्चन है भैया उसी पे लिखो। क्वेश्चन स्पोर्ट्स में पूछा और ऐसे मैंने आर्ट का याद किया था तो मैंने तो आर्ट का छेप दिया, स्पोर्ट्स का तो आता पता ही नहीं है। तो फिर टास्क अचीवमेंट हो गया 0/0। टास्क अचीवमेंट का मतलब है बी ऑन टॉपिक, यानी कि जो पूछा गया है भैया मुंह बंद करके सिर्फ उसी का जवाब दो, ज्यादा दिमाग ना चलाओ। तो अगर आपकी टॉपिक है कि नाउ डेज यंगस्टर्स आर नॉट लिसनिंग टू एल्डर्स, डू यू अग्री और नॉट, मतलब आजकल के जो बच्चे हैं बड़ों की बात नहीं मानते हैं, तो क्या आप इस बात से अग्री करते हैं या नहीं? हाँ मैं अग्री करता हूं। तो फिर क्यों अग्री करते हैं? तो ऐसा ऐसा है। नहीं अग्री करता हूं तो क्यों नहीं अग्री करते हैं? क्योंकि ऐसे ऐसे है। अगर आपका पूछा गया है एक सवाल कि बच्चे जो है बड़ों की बात नहीं सुनते हैं, तो आप जो है एक्सप्लेनेशन उसी पे देंगे। आप ये नहीं देंगे कि बच्चे क्यों बदतमीज हो गए हैं। बच्चे बदतमीज हैं नहीं है, किसी की भी बात, माँ बाप की बात सुनते हैं नहीं सुनते ये नहीं। एल्डर्स मतलब ओल्ड पीपल, ग्रैंडफादर्स, ग्रैंड पेरेंट्स,
उन लोगों के टाइप के क्वेश्चन। तो आपको टॉपिक पे ही बात करनी है कि बुजुर्गों की बात क्यों बच्चे नहीं मानते हैं। आपको ये नहीं बोलना है कि आजकल के बच्चे बदतमीज क्यों हैं या रूड क्यों हैं, इस बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। अगर आप डिविएट हो गए, अगर आप टॉपिक से अलग हट गए, तो आपका टास्क अचीवमेंट बाय बाय। और अगर टास्क अचीवमेंट बाय बाय हो गया तो बहुत मुश्किल है 5.5 to 6 जाने में। इसीलिए हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि आप जो भी लिखें एक बार फिर क्वेश्चन को देख ले और देख ले कि भैया मैं हूं कि टॉपिक पे या मैं चला गया बाहर। अगर लग रहा है कि मैं बाहर चला गया तो फिर वापस आओ, अपने सर पे 2 लगाओ टक टक और फिर वापस आ जाओ, क्योंकि टास्क अचीवमेंट और ग्रामर बहुत जरूरी है। अगर आपका टास्क अचीवमेंट और ग्रामर गया तो फिर भूल जाइए कि आपका बैंड 5.5 या 6 से ऊपर बढ़ जाएगा। लेक्सिकल रिसोर्सेज कम है तो भी चांसेस है कि 6.5 आ जाए, कोहेरेंस एंड कोहेशन कम है तो भी चांसेस है कि 6 आ जाए। लेकिन अगर ग्रामर और टास्क अचीवमेंट छूटे तो भैया ट्रेन छूटी। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप इन सब चीजों का ध्यान रखें जब आप राइटिंग दे रहे हो। नेक्स्ट आता है हमारा स्पीकिंग। स्पीकिंग में भी आप देख लें ग्रामर, कोहेरेंस एंड कोहेशन, लेक्सिकल रिसोर्सेज सेम है। सिर्फ एक डिफरेंस राइटिंग और स्पीकिंग में है कि टास्क अचीवमेंट, वहां पे टास्क अचीवमेंट होता है, लेकिन स्पीकिंग में ऑन द टॉपिक रहने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस बात करना है, अगर वो ऑफ द टॉपिक हो तो भी चलता है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपकी फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन अच्छा है। फ्लुएंसी मतलब आप बिना स्टैमर करना, फिलर्स डालना, हेसिटेट करना, रुक रुक के बात करना, ये चीज को अवॉइड करें और फ्लुएंटली बोले, मतलब बिना रुके टुके आप आराम से एक कैजुअल अंदाज में बोले, वो फ्लुएंसी है। प्रोनाउंसिएशन हम सब जानते हैं कि श को कैसे बोले, स को कैसे बोले, ये सब चीज करेक्ट है। जो भी वर्ड हम बोल रहे हैं उसकी प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट है तो फिर ठीक है, अगर वो गड़बड़ी है तो फिर हमको उस पर काम करने की जरूरत है। तो राइटिंग और स्पीकिंग मार्किंग क्राइटेरिया में इस चीज का बहुत डिफरेंस है कि उसमें टास्क अचीवमेंट होता है, इसमें टास्क अचीवमेंट नहीं है। बट अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आपको फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन पे सबसे पहले ध्यान देना है। मतलब आपको ऐसे बात करना है जैसे कि आप सामने वाले के फ्रेंड हो और आप उसको खुल के बात कर रहे हो, सो योर फ्लुएंसी विल बी वेरी गुड। आप एकदम खुल के, दिल खोल के, बिना रुके टुके किए हुए बोल रहे हो, मतलब जॉम्बी नहीं बनना है। zombies कैसे बोलते हैं? तो जब हम स्पीकिंग करते हैं तो हम भी बहुत बार ऐसे हो जाता है कि आई थिंक पीपल डोंट लाइक द पीपल डोंट लाइक, इस तरह से स्टैमर करना, वर्ड को रिपीट करना या फिर अटक अटक के बोलना, इन सब चीज़ों को हटाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अगर आपको बैंड 6.5 या 7 चाहिए स्पीकिंग में। तो ये है हमारा ओवरऑल आईएल्स का। और आगे हर एक वीडियो में हर एक दिन हम देखेंगे एक एक टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब लिसनिंग से शुरू करेंगे। तो लिसनिंग क्या है, उसमें कितने सेक्शंस हैं और हर एक सेक्शन में क्या क्या तरह के क्वेश्चंस आते हैं, विथ प्रैक्टिस हम करेंगे। तो अगर आप अपना फ्री में एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए ताकि सबको हेल्प हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और ज़रूर बाकी के वीडियोस जो हैं वो देखें। टाटा बाय बाय, धन्यवाद।